बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूज़, आज सिर्फ इदाद-ओ-शुमार का दिन नहीं, आज फैसला होगा आना एक साल, आने वाला जो साल है अवाम को रिलीफ मिलेगा या मज़ीद जो है बोझ तालीम को तरजीह दी जाएगी, या सरमायाकारी बढ़ेगी या कम होगी, पाकिस्तानी मईशत किस सिमत सफ़र करेगी, आज हम जानेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और सबसे ज़रूरी ये है कि मेन प्रायोरिटीज़ क्या होंगी इस बजट के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, और हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे काशिफ मिर्ज़ा साहब से, जो माहिर तालीम थे, जिससे हमारा जो रब्ता था मुनक़ता हो चुका था। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैन यू हियर अस? जी अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, हम एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। आई थिंक उस वक्त देयर वाज सम डिस्टॉर्शन इन योर वॉइस, तो वी कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर्स ने ग्रो तो किया है, मगर जितना भी आउटकम दिया है, पोटेंशियल दिखाई है, वो प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट एजुकेशन नहीं दिखाई है। तो आप इसको मज़ीद कैसे लेके चल रहे हैं? देखिए, एक चीज़ जो दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट की बज़ाहिर जो अब तक की पॉलिसीज़ हैं वो खुद से तो शायद ये तय कर चुकी हैं कि अक्रॉस द कंट्री उन्होंने ना तो एजुकेशन को कोई उस पर इन्वेस्ट करना है और ना ही उसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो देनी है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम के ऊपर जो कुछ वो अब तक कर रहे हैं, वो जाहिर कर रहे हैं कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हैंड ओवर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। और मौजूदा बजट के अंदर जो तजावीज़, और अगर हम मुसलसल पिछले 15 से 20 साल के अंदर बजट की जो आप सिचुएशन देखते हैं स्पेशली आफ्टर 18 अमेंडमेंट, तो बहुत कैटेगोरिकली क्लियर नजर आया कि वो एक पैटर्न के थ्रू उसके बजट को रिड्यूस कर रहे हैं। और डिक्लाइनिंग बजट की वजह से इस मरतबा 0.8% अगर जो बजट आ गया है, लेस देन 1%, तो इसका मतलब ये है कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, फिर इनको करना क्या चाहिए? इनको अगर आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है, ठीक है, आप रेगुलेटरी के अपने मैकेनिज्म जरूर करें, लेकिन आप फिर फैसिलिटेट करें। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 100% ना तो लिटरेसी है और ना ही आपके पास एजुकेशन रेट है, और तालीमी अदारे भी नहीं आप बनाना चाह रहे, तो फिर आप जो तालीम में ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उनको रेगुलेशन के नाम के ऊपर, और फिर अगर कॉस्ट के हवाले से भी हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखते हैं या आप कॉस्ट रेट देखते हैं, तो वो इतनी ज्यादा आपके पूरे पाकिस्तान में बढ़ चुका हुआ है, वो सपोर्ट नहीं करता एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए डे बाय डे ये इसमें सर्वाइवल भी, और फिर बच्चों में आउटपुट जो है, जो उसका रिजल्ट है, लर्निंग आउटकम जो है, उससे भी हम दूर होते जा रहे हैं। तो जरूरत है कि मुकम्मल फिर एक सपोर्टिव एटीट्यूड हो, आप एनवायरनमेंट ऐसा दें कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इन्वेस्ट करें, और ना सिर्फ इन्वेस्ट करें। देखें, अभी तो आपको पिछले हमने कुछ अर्से में देखा था मुख्तलिफ एमनेस्टी की भी आती रही थी, तो एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी तो आपको चाहिए कि इस तरह की चीजें करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए। अच्छा, फिर हमारे पास 1.5 मिलियन टीचर्स जो हैं, और फिर उनके साथ अलाइड जो हमारा स्टाफ है, मुख्तलिफ लोग जो इससे वाबस्ता हैं, वो लगभग 10 लाख वो भी बनते हैं। तो अगर आपके पास 25 लाख अफराद का एक रोजगार है, तो ये 25 लाख खानदान इससे मंसूब है, तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब अगर आप अच्छा, इधर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ काशिफ मिर्ज़ा साहब, कि मिडिल क्लास और जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, उसके लिए क्या होगा? ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा, हुकूमत ये करेगी तब होगा, लेकिन अब क्या होगा? वो कहाँ जाएंगी? उनके बच्चे तो 3 अगर बच्चे, तो उनमें से 2 पढ़े होंगे, एक आधा नहीं पढ़ा होगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इससे एग्री करता हूँ। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो पूरी दुनिया में भी ये मसाइल है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान अकेले में नहीं, हमें इस लेसन लर्न करना चाहिए कि उन्होंने इस मसले पे कैसे काबू किया, और बड़ा आसान है, हमारे सामने मसाले हैं, और अभी पाकिस्तान में भी थोड़े छोटे लेवल पे इस पे काम हुआ। देखें, पूरी दुनिया में जहाँ पे ये इश्यूज आए हैं, उन्होंने एजुकेशन वॉचर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं। और एजुकेशन वॉचर स्कीम क्या है कि आप एक वॉचर, एक आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को एक बच्चे पे इतनी कास्ट आ रही है, जो कि ये खुद कहते हैं कि एक बच्चे पे पर मंथ गवर्नमेंट को विद मिसिंग फैसिलिटीज, और जिन्हें बिल्डिंग भी मोस्टली इनकी अपनी, वो ये 9160 कहते हैं, 9160 पर मंथ पर स्टूडेंट कॉस्ट इनको इनके स्टैट्स के मुताबिक है। तो आप इसी तरह से वॉचर जो हैं वो एक इंट्रोड्यूस करें कि हम अपने बच्चों के लिए, जो वो बच्चा किसी भी स्कूल में प्राइवेट में पढ़ना चाहता है, तो वो उसको अपनी मर्जी के साथ पसंद करें, और ये वॉचर जो हैं वो स्कूल को वो प्रोवाइड करे। उससे क्या होगा, एक तो वो बच्चे सब्सिडाइज होंगे और उनको अपनी बेहतरीन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के मौके उनके डोर स्टेप पे होंगे, वो उनकी चॉइस है।
और आप क्या करेंगे? आप अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे या बजट में आपकी प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन, तो आप कम से कम उस वॉचर के जरिए उन बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल है, देखें हम हमेशा बजट में बात करते हैं बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने जो एग्जिस्टिंग स्कूल, लेकिन हम बात नहीं करते उन 2,80,00,000 बच्चों की जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं। हमें उनके लिए 2 लाख नए स्कूल चाहिए। उनके लिए क्या सोचा है? क्या वो गवर्नमेंट ने कोई बजट में एलोकेशन किए? नहीं किए ना। तो फिर वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने के लिए जो है प्राइवेट लोगों को सामने लेके आए जो क्वालिटी एजुकेशन भी दें और इकोनॉमिकल हो। आप उनको वॉचर दें, गवर्नमेंट उसको वॉचर देगी तो बच्चों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर 25 ये आर्टिकल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट ने देना है। ठीक है साहब, एक यहाँ आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात भी की है कि उन बच्चों का क्या होगा, वो जो 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन हमारी इधर एक नई बहस है, स्किल बेस हमने बनाना है, तो बहुत से इदारे नैफटैक काम कर रहा है, टेफ्टा काम कर रहा है स्किल बेस के हवाले से। तो आपको लगता है वो सब बच्चों को जो हम स्किल बेस के अंदर डाल सकते हैं या सिखा सकते हैं? पूरी दुनिया में तो इस वक्त नई बहस छिड़ी हुई है स्किल वर्सेस डिग्री। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ और ये हमने मुख्तलिफ फोरम पे इन राइटिंग रिकमेंडेशन भी दी हैं कि पहली बात तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोलीट हो चुका है। ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आपका एकेडमिया का, इंडस्ट्री का कोई लिंकेज नहीं है। दुनिया आज बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, टेक्नोलॉजी की, रोबोटिक्स की, स्किल्स की, और स्किल्स भी आपकी वो हाईटेक स्किल्स के ऊपर जो है, कोई भी अगर वो चीज़ जो पहले मैनुअल हुआ करती थी उसमें भी जो है अब आप जब तक आप उसको डिजिटल लिटरेसी के साथ अटैच नहीं करेंगे वो भी शायद आने वाले दौर में काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो मौजूदा निज़ाम में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ये पढ़ भी जाएं तब भी वो एक लाइबिलिटी बन जाएंगे, क्योंकि हमने ना तो इनको एंटरप्रेन्योरशिप को सिखाया, हमने ना ही इनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में कोई बताया कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज या नई जो सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं हमने किया। लिहाजा इसको रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं, इस सिस्टम को नए सिरे से स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच काशिफ मिर्जा साहब, माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे। ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट एजुकेशन के बजट के हवाले से हमने बात की है, जीडीपी के हवाले से बात की कि वी नीड 4 to 6% जीडीपी फॉर एजुकेशन, और देखना कि बजट में क्या आने वाला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर वजारत खजाना। आई वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। Sir, welcome to the show. Like my important and the most prioritized question is कि what are the main priorities of Pakistan budget 2026 और क्या वो जो economic challenges हमें पेश आए हैं उसको एड्रेस करेगा? तो पहली तो बात यह है कि हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के हैं क्या, तो और फिर हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया, जो कल अथॉरिटीज ने किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टेबिलिटी है वो हर्ट हुई है विद द हाई बाउट ऑफ टैक्सेशन जो हमें करना पड़ी। तो इसका मतलब यह है कि इस बजट में आपको टैक्स में तब्दीलियां, और मतलब अब ये हम इस तरह कहते हैं कि हमने पहले एक टैक्स थे निज़ाम को 38% पर्सनल इनकम टैक्स, हाई मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, हाई जीएसटी, प्रिजम्पटिव विदहोल्डिंग, मतलब एओपीज पे 49% टैक्स लगाकर, मतलब जिसे कहते हैं डिस्टॉर्ट कर दिया। और अब हम कह रहे हैं कि हम उसको ठीक करने जाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि व्हाई डू यू नीड हाई कैलिबर टीम्स इन गवर्नमेंट? यू नीड हाई कैलिबर टीम्स इन गवर्नमेंट सो दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक इन द वेरी वेरी फर्स्ट प्लेस। जो स्टेबिलिटी है, जिसका वर्ड 102 मरतबा 370 पेजेस में कल यूज किया गया इन दी इकोनॉमिक सर्वे, वो जरूरी नहीं है कि आप हाई टैक्सेशन से ही अपने मालियाती खसारे को संभाल सकें। आप अपने खर्चे को भी तब्दील करके इस मालियाती खसारे को संभाल सकते थे, या आप अपने जो टैक्सेस का बोझ है वो उन तबकात पर लगाकर जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है भी इस चीज को संभाल सकते थे। सो अगर इस सर्वे को देखें जो कि एक पुरानी पिक्चर पेंट करता है, वो बताता है कि इसका नतीजा ये निकला कि जो ग्रोथ है उसने 2.25% एवरेज किया पिछले 4 सालों में, उससे नौकरियां नहीं क्रिएट हुई। सो अगला बजट जो आने वाला है वो इस सोच से बनाएं कि टैक्स टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी। यार आई मीन ये थर्ड वर्ल्ड के वो लोग जो समझते नहीं है इन चीजों को, वो इसकी बात करते रहते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड या जो डायनामिक इकोनॉमीज हैं वो ये सोचती हैं कि हमने टैक्स का वो निज़ाम कैसे लाना है जो पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सर्विसेज सेक्टर, ये जो सारे सेक्टर्स हैं जो ग्रोथ इंजन्स हैं, उनको पनपने में मदद दे, जो पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी को बढ़ाए, जो पाकिस्तान की कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करे।
ना कि ये कहते रहे हमने 10.25% कर दिया। पाकिस्तान का 10% के अराउंड टैक्स टू जीडीपी है, और वो इसलिए है कि एग्रीकल्चर इनकम पे आपने 78 साल में टैक्स नहीं लगाया, सो लगा लें कि आईएमएफ ने मना किया, आईएमएफ ने तो लेजिस्लेट किया है उसको। इसी तरह पाकिस्तान का, जिसको आप कहते हैं जीएसटी ऑन सर्विसेज, कौन लॉयर कंसल्टेंट प्रॉपर टैक्स देता है, कौन इंजीनियर प्रॉपर टैक्स देता है? तो आप जीएसटी ऑन सर्विसेज में एक बहुत बड़ा गैप है। प्रोविंसेस को किसी ने मना किया है कि वो जाकर इसको ठीक ना करें। माजरत के साथ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, हजारों का टैक्स नहीं लेते, लैंड वैल्यू टैक्स। पाकिस्तान में 2350 अरब की टैक्स छूट है, जो टैक्स एक्सपेंडिचर हम कहते हैं, मैं कल ही सर्वे में देख रहा था। These are the things I want to see on the expenditure side। जो वफाक का काम नहीं है, फेडरल प्रोविंशियल डोमेन्स को क्लियर करें। अच्छा, ये भी सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, इट्स ए नोशन, यू कैन जस्ट करेक्ट मी, कि इंडस्ट्रीज पर भी टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगने का खदशा है। इज इट लाइक दैट? मेरे ख्याल में तो इंडस्ट्रीज पे जो सुपर टैक्स है ना, उसको खत्म कर देना चाहिए। व्हेन आई वाज ऑन द टेबल इन फाइनेंस, 29% टैक्स होता था मैन्युफैक्चरिंग पे। मैंने बड़ी क्लियरली उसका एक पाथ लिखा था, रिफॉर्म पाथ, कि ये 29 से 25 चला जाएगा अगले 5 साल में। पहले साल 1%, फिर आधा फीसद, फिर 1%। यू नो, आई हैड रिटन, वो कहीं जरूर दफ्तर की शेल्फ में पड़ा होगा वो पाथ, बट आई वेरी वेरी क्लियरली सेड वो आज भी 29% है, उसके ऊपर सुपर टैक्स लग गया। सुपर टैक्स जब लगा था, यू नो, आई एम एन एडवोकेट ऑफ सुपर टैक्स, बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम करता था और हम सुपर टैक्स को यूज करते थे। कैसे यूज करते थे? बैंकिंग के बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, पाकिस्तान में हमने सुपर टैक्स को यूज किया। माइंस एंड मिनरल्स के बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑस्ट्रेलिया में आया करते थे। वो इस तरह के, अब कीमतें बहुत बढ़ गई, किसी ऐसी वजह से कीमतें बहुत बढ़ गई, वॉर हुई, कीमतें बहुत बढ़ गई, तो हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को टैक्स करने के लिए सुपर टैक्स का इजरा किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट, मतलब मैं कभी कभी यू नो डेवलपिंग वर्ल्ड पे हैरान होता हूँ, उन्होंने उसको टैक्स बेस का हिस्सा बना लिया है। दिस इज नॉट द मींस ऑफ अ सुपर टैक्स, दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ अ सुपर टैक्स। उसको अगले 5 साल में खत्म कर देना चाहिए। आई मीन, ये तो बड़ी क्लियर मतलब थॉट है, इस पे कोई दो आरा नहीं हो सकती कि ये करना चाहिए। अगर आप 54% टैक्स लेंगे, यू नो, इसका मतलब ये हुआ कि अगले जो जिसे आप कहेंगे ना, 1 साल में जो आप कमाएंगे उसमें से 6 महीने गवर्नमेंट को दे दें, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? फिर ये बार बार प्रॉपर्टी की बात होती है। मैं प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा समझाता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वन इज लैंड इन्वेस्टमेंट, अ डेड इन्वेस्टमेंट, अनप्रोडक्टिव, इट टेक्स अवे माय सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। और एक होता है कंस्ट्रक्शन, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। कंस्ट्रक्शन पे जरूर हमें देखना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़े, लोगों को घर मिले, दैट्स अ गिवन। बट ये कहना कि हम किसी तरह प्रॉपर्टी का 7E उठा लिया, ये वो थी निजाम था, हमने प्रॉपर्टी की प्राइसेस जिस पे ट्रांजैक्शन हो रही थी उसको नीचे कर दिया। यू नो, यू रियली नीड टू पुट योर माइंड, आपको यू नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड कि इस सेक्टर को क्या करना है आपने। अभी चूंकि इस तरह की चीजें आई हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस ओवर द लास्ट 6 months हैव इंक्रीज फ्रॉम 10 to 40%। ठीक है डॉक्टर खाकान, यू हैव टू स्टे विद अस, वी हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपसे ये पूछेंगे कि बजट जो होगा वो रिलीफ देगा मिडिल क्लास को, लो इनकम कैपिटा को, तो यू हैव टू स्टे विद अस। न्यू न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी आर टॉकिंग ऑन द बजट, और बजट आज आने वाला है, और डॉक्टर खाकान नजीब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ारजा। डॉक्टर साहब, वी वर टॉकिंग अबाउट कहाँ कहाँ टैक्स होंगे, कहाँ कहाँ टैक्स नहीं होंगे, क्या होने वाला है, मगर एक कॉमनर, एक ऐसा शख्स जो कि एक नॉर्मल तबके से ताल्लुक़ रखता है, जिसको लो इनकम क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास कहते हैं, क्या उनको रिलीफ मिलेगा? आई थिंक जैसे ही हमारा राब्ता होता है वैसे ही हम उनसे बात करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, कैन यू हियर अस? जी जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। सो देखिए, आप जो कह रही हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सेंस में, ये जो पर्सनल इनकम टैक्स की रजीम है उसने बड़ा हर्ट किया है। पाकिस्तान में 4 साल पहले तकरीबन 200 अरब पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि सैलरीड से कलेक्ट होता था। आज पर्सनल इनकम टैक्स की मद में हम कहीं 700 अरब रुपए के करीब चले जाएंगे। अगर आप इस तरह इस चीज को सोचें
तो सर्टेनली जो हमारी ओवरऑल रिजीम है जिसमें हम 50,000 रुपए से टैक्स लगा लेते हैं, मेरे ख्याल है पहले तो इसी को 75 या 80,000 करना चाहिए, क्योंकि लोगों की कुव्वते खरीद भी टूट गई है और टैक्स भी बढ़ गया है। सो पीपल हैव टेकन अ डबल काइंड ऑफ अ हिट। इसी तरह जो मिडिल वाले हैं, 1,80,000 उससे ऊपर, उनमें 5-6% की जरूर टैक्स छूट देनी चाहिए। जो अपर ब्रैकेट है वो सब मेरा ख्याल है 3,42,000 पे शुरू होता है। अब 3,42,000 पे 35% टैक्स लगाना, आई मीन डजंट मेक सेंस, बिकॉज इस वक्त तो वो मिडिल इनकम है हार्डली, तो उसको बढ़ा के 4.5-5 लाख पे एटलीस्ट ले जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये कितनी स्पेस यूज कर पाते हैं और कितना अच्छा डिजाइन कर पाते हैं ये तो हम आज ही देखेंगे, बट आई कीप गोइंग टू द पॉइंट टू से कि हमने ऐसा पहले ही क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए था। हम अगर ये कहेंगे हम एक गलती करके करेक्ट कर रहे हैं, दैट्स नेवर द वे टू रन एन इकोनॉमी। यू मेक योर डिसीजंस वेरी केयरफुली। ये दूररस नताइज होते हैं, और दूररस ही नहीं होते, ये अफेक्ट करते हैं एक्चुअली द लाइव्स ऑफ द ह्यूमंस, ये अफेक्ट करते हैं द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आई मीन जरूर ये बात होनी चाहिए कि इसकी करेक्शन, बट थिंक अबाउट इट दिस वे कि अगर हमने ये सब कुछ पिछले 3-4 साल में ना किया होता और मालियाती खसारे को इतने टैक्सेस की बजाय किसी और तरह संभाला होता, तो शायद पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इतने गंभीर जो लोगों ने फील किया है वो ना फील किया होता। दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू बी डन इन अ मच बेटर वे। आई मीन देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट institutional solution, there is a better solution. The solution doesn't come because we don't put so much thought and we don't put our best minds to do this. और आज भी हम रिलाई करते हैं कि कोई शायद बाहर से आकर ये काम कर देगा, ऐसा होगा नहीं। मुल्कों को खुद अपनी टीम, अपनी बड़ी सर्वे टीम्स बनानी चाहिए और बिल्कुल काम करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कंट्रोल फूड प्राइसेस के हवाले से, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, व्हाट स्टेप्स टू बी इंक्लूडेड इन दिस बजट? देखिए, एक तो ये जो फूड एंड एनर्जी है और प्राइस पास थ्रूज हैं, ये लोगों को अफेक्ट करते हैं। सो यू नीड टू डू मच मोर ऑन द इन्फ्लेशन ओवरऑल। मैं बार बार कहता हूं कि जैसे एग्रीकल्चर जो है वो वफाक बहुत काम करना चाहती है, उसमें वफाक ने काम किया भी है। उसका नतीजा ये है कि उसमें क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर है। पिछले साल के मुताबिक अगर मैं क्रॉप्स का जायजा लूं तो जो ग्रोथ है वो 1.14% है, यानी कि दिस इज व्हाट ओवरऑल द क्रॉप्स हैव ग्रोन। 60% लाइफ स्टॉक है, उसमें चूंकि हम गिन नहीं सकते, एक जिसे कहते हैं बैलेंसिंग आउटकम करते हैं, 3.25% की ग्रोथ हमने दिखा दी है। सो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या इसी तरह हम इन चीजों को करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म पे चाहते हैं कि पाकिस्तान में फूड प्राइसेस बेहतर हों और उस तरह ना बढ़े, तो आपको अपने एग्रीकल्चर की जो पैदावारी सलाहियत है, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसको ठीक करना चाहिए। वफाक को ये काम करना ही नहीं चाहिए, मतलब दैट्स नॉट समथिंग द फेडरल गवर्नमेंट शुड बी डूइंग। एंड आई ऑलवेज से दिस कि एनर्जी सेक्टर जो है ना वो तो पूरा तंजीम नौ मांगता है। बजट में क्या करना है, बड़ा आसान सी बात है, आप जाकर वो देखिए कि टैक्सेस क्या लगे हुए हैं ऑन दी बिल दैट एवरीवन गेट्स, वो बहुत हाई हैं, उनको कम करने की कोशिश कीजिए। मतलब दैट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। पेट्रोलियम लेवी इज अनदर टैक्स ऑन एनर्जी। मतलब 1468 अरब इस साल कलेक्ट करेंगे, अगले साल 18% बढ़ा दिया है इसको। ये हुआ करती थी 10 रुपए, आज उसको 160 रुपए कर दिया। आई मीन यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि यू कांट रन अ कंट्री विद रिग्रेसिव टैक्सेशन जो कि फ्यूल कर रही हो इन्फ्लेशन को। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं तो कभी कभी IMF के अपने दोस्तों पे भी हैरान होता हूँ कि वो उसी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जहाँ से हम पढ़े हुए हैं, वहीं से PhD की हुई है। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर खाकान नजीब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड इट वाज अ वेरी गुड सिनॉप्सिस ऑफ द बजट, क्योंकि ही इज अ पार्ट ऑफ दिस एंड ऑफ कोर्स बजट आने वाला है, सबकी नज़रें बजट पे लगी हुई हैं क्या होगा। ये तो नहीं पता कि एग्रीकल्चर के लिए क्या होगा, एजुकेशन के लिए क्या होगा, मगर एक आम आदमी ये सोचता है कि उसका जो तनख्वाह है, तनख्वाहदार तबका, उससे उसका घर चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा।